पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स के स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। इंदौर में कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कमी का असर खाने पीने की दुकानों पर दिखने लगा है। कई रेस्टोरेंट और स्टॉल ताले लगाकर बंद हो गए हैं। वहीं कुछ दुकानों ने आइटम की मात्रा घटा दी है या दाम भी बढ़ा दिए हैं। एमजी रोड, कृष्णपुरा और चंदन नगर में चाय नाश्ते के स्टॉल बंद हैं। दुकानदार वैकल्पिक डीजल भट्टी और इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये महंगा पड़ रहा है और स्वाद पर भी असर डाल रहा है। कचौरी, समोसा, भजिया, खमण जैसे आइटम कम बन रहे हैं। होटल और शादी पार्टी के मेन्यू में भी बदलाव किए जा रहे हैं। नवरात्र और गणगौर जैसे भंडार कार्यक्रम प्रभावित भी हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। दूसरी ओर दुकानदारों और होटल एसोसिएशन का कहना है कि गैस टंकियों की किल्लत से आर्थिक और स्वाद दोनों स्तर पर असर पड़ रहा है और यह स्थिति कब सामान्य होगी कोई स्पष्टता नहीं है। अगली खबर की तरफ नजर डालते हैं। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट से भेजे गए माल का गबन सामने आया है। आगरा निवासी यतिन गंभीर ने ट्रक नंबर बताते हुए शिकायत दी है कि पालदा स्थित वेदांत ऑर्गेनिक्स ने 18 मार्च को ट्रक में बेंगलुरु के लिए माल लोड किया था, जिसे 22 मार्च तक बिग बास्केट पपार्स ट्रेडिंग कंपनी को पहुंचाना था। ट्रक चालक अशोक नगर निवासी देवेंद्र कुमार अहिरवार पहले बहाने बनाता रहा और एक दिन की देरी बताई। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और संपर्क नहीं हो सका। मैनेजर दीपक ने बेंगलुरु स्थित कंपनी के एजेंट से पुष्टि की, जहां माल न पहुंचने की जानकारी मिली। भंवरकुआं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ गबन का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कुर्सी न मिलने का मामला नगर निगम की जिम्मेदारी थी और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। यह बात कही है पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कवि सत्यनारायण सत्तर ने, जो सूची में नाम न होने से कार्यक्रम में नहीं रुके थे। यह मामला तूल पकड़ा उसके पहले ही सत्तर के घर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा पहुंच गए। चर्चा का मकसद संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों पर मार्गदर्शन लेना था, जहां सत्तर ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए पार्टी को सर्वोपरि बताया। सत्तर ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने बताया कि सूची में मेरा नाम नहीं था, इसलिए मैं वहां नहीं रुका। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी कहा है कि सत्तर वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आशीर्वाद व मार्गदर्शन हमेशा लिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है और संगठनात्मक व्यवस्था पर चर्चा भी होती है। गतिविधियों में किस तरीके से व्यावहारिकता लाना चाहिए और उसको कितना प्रासंगिक बनाना चाहिए, यही चर्चा थी। कुछ नाराजगी जाहिर करी आपने? मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले करी था तो आपने उसमें अगर उतार ली हो तो प्रसारित कर देना। कल वाले मैटर को लेकर भी आपसे? कल वाला कोई मैटर ही नहीं था भैया, वहाँ पे कोई था नहीं। हम 3 लोग थे कुल मिला करके। एक राकेश शर्मा थे मेरे साथ में, एक तोमर साहब थे हैं और एक वाजपेयी जी थे। और हम तीनों लोग वहाँ पर गए जहाँ पर कुछ लोगों के बैठक की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक लड़का, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, दीपेश क्या नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया, ये घटना है। आपको आमंत्रित नहीं करा, उसके लिए क्या कहेंगे? मेरी प्रासंगिकता नहीं मानती पार्टी, मैं प्रासंगिक नहीं हूँ इस समय के उसमें। मेरी प्रासंगिकता भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, नए रीति रिवाज और नर्मदा का 4th चरण है। मैं तो प्रथम चरण में ही हूँ। मेरा आचरण तो प्रथम चरण से लगा हुआ है। अब 4th चरण में आते आते जो गतिविधियाँ हुई हैं, हम महापौर ने मुझे 2 बार बुलाया, सड़क पर रोक करके भी कहा, सड़क पर रोक करके भी कहा कि गुरुजी आप जरूर आना, जरूर आना। मैंने कहा भैया मैं आऊँगा। सेकंड टेलीफोन भी लगाया और टेलीफोन भी लगाया उन्होंने और मुझसे कहा। उसमें उनकी क्या गलती है? गलती ये है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं ठीक नहीं, क्योंकि कार्यक्रम संगठन का नहीं था। वो है कार्यक्रम एक अलग ही था, नगर निगम का था और नगर निगम का था और महापौर ने आमंत्रित किया था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। तो
मतलब महापौर जी ने आपको बुला के और आपका नाम भी नहीं दिया वहाँ पर। अब ये मैं महापौर थोड़ी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये सच है, ये यथार्थ है, और मैं यहाँ पर उनके आमंत्रण पे गया, ये भी सच है। अब वहाँ पर जो नियुक्त कार्यकर्ता था उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 10-12 लोगों के नाम की सूची है, उसमें आपका नाम नहीं है गुरुजी, तो मैं क्यों रुकूंगा वहाँ। पुराने नेताओं ने नए लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और नई पीढ़ी को प्रशिक्षित होकर के अपना आचरण करने के लिए सौंपा है। अब ये नई पीढ़ी है, अब वो अपने पिताजी को दादा कहे, पापा कहे, अब्बा कहे, ये उसकी मर्जी है। कुछ हुआ नहीं है तो नगर अध्यक्ष आपको मनाने क्यों आए है? नगर अध्यक्ष क्यों मनाने आए? नगर अध्यक्ष तो मेरे यहाँ आता ही रहता है, और नगर अध्यक्ष आज है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के परिणाम स्वरूप ही नगर अध्यक्ष है। आप इसकी कहीं शिकायत करेंगे क्या आपको बुलाने के बाद? किसकी शिकायत? अपने घर का रोना बाहर जाकर रहूंगा क्या? अब वो तुम तो बाहर पहुंचा ही दोगे, आए ही इसीलिए हो गए। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी आपका कार्य करने का सौभाग्य मिला? जी, अटल जी के साथ मिला, आडवाणी जी के साथ मिला, यज्ञ दत्त जी के साथ मिला। यज्ञ दत्त अपने इंदौर वाले नहीं, पंजाब केसरी यज्ञ दत्त जी के साथ काम करने का मौका मिला। सबको मदन लाल खुराना के साथ काम करने का मौका, काम करने के मौके तो पंडित राम नारायण शास्त्री जी के कार्यकर्ता होने का मौका मिला। इस शहर के जो सबसे भारतीय जनसंघ को बोने वाले जो पुरुष थे, उनका वो कार्य करने का मुझे अवसर मिला। इतने वरिष्ठ हैं आप, सबसे ज़्यादा वरिष्ठ आप ही हैं, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार तो आग लगाने की कोशिश मत करो। मैं वरिष्ठ हूँ, लेकिन जो मुझसे लोग हैं वो मैं निकृष्ट नहीं कहता, पर लघु हैं। उनकी विचार शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, उनका सोच विचार जो है विभाजित है, कोई किसका पट्टा है, कोई किसका पट्टा है। अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पट्टेवाद में विश्वास नहीं रखते। कवि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, और समय समय पर पार्टी के अभियानों के तहत मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है, और मैं गुरुजी के पास आकर समय समय पर पार्टी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता हूं। अभी हमारे बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं, और उसमें माननीय गुरुजी को हम उसमें बतौर वक्ता आमंत्रित करते हैं। इसलिए माननीय गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। नाराजगी थी कि उनको बुलाया गया मगर उनको वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, इसलिए वो नाराज होकर आ गए। कहीं कोई गलतफहमी के कारण ऐसी कल की घटना हुई है, उस गलतफहमी को आकर गुरुजी से उसको भी दूर हो गया है वो विषय भी। और गुरुजी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, और उनका जब जो जैसा आदेश रहता है वो पूरी पार्टी के लिए सिरोधार्य रहता है। उन्होंने जिक्र किया कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ऐसा बताया गया। मैंने कहा ना कि गलतफहमी में गलती से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो गुरुजी से हम 25 बार माफ़ी मांगेंगे। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सीनियर नेताओं को, वो हम पार्टीगत स्तर पर चिंता कर रहे हैं। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद एक ऐसा भावुक मोड़ सामने आया है जिसने पूरे परिवार के गम को कुछ पल के लिए खुशी में बदल दिया है। करीब 8 से 9 महीने पहले जिस घर में मातम पसरा था, आज वहीं किलकारी गूंजी है। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी के घर बेटे का जन्म हुआ है, और परिवार इस नवजात को अपने राजा की वापसी मान रहा है। परिवार के मुताबिक यह सिर्फ एक जन्म नहीं है, बल्कि एक संयोग है जिसे वे चमत्कार मान रहे हैं। जिस दिन राजा की हत्या हुई वे 11 का दिन था, और दोपहर 2:40 पर उनकी मौत भी हुई थी। वहीं अब जन्मे इस बच्चे का समय भी लगभग 2:42 बताया जा रहा है, और दिन भी 11 का ही है। यही वजह है कि परिवार इसे भगवान की कृपा और अपने बेटे की वापसी मान रहा है। राजा की मां उमा रघुवंशी भावुक होकर कहती हैं कि मेरा बेटा फिर से लौट आया है। परिवार ने बिना किसी कुंडली के नवजात का नाम भी राजा ही रख दिया। उनका कहना है कि जब बच्चे को राजा कहकर बुलाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में भी उन्हें अपने बेटे की याद आती है। वहीं दूसरी ओर परिवार अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है।
उन्होंने इस बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग की है ताकि आरोपियों को जल्द सजा मिल सके। गम और खुशी के इस अनोखे संगम ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। जहाँ एक और दर्द होता है वहीं कहीं ना कहीं उम्मीद भी जन्म लेती है। मैंने एक बेटा खोया था, अब मैंने बेटा मतलब है ना, बेटे के घर बेटा आया है तो वो पूरा राजा के गुण लेके आया है। जैसे उसमें पूरी हर बातें राजा जैसी लग रही हैं। जैसे कल तो स्टार्टिंग एक दिन का ही था, मगर वो है ना मेरे को ऐसा देख रहा था जैसे बहुत दिन से पहचानता। तो मैं ऐसी बातें कर रही थी उससे कि वो मेरे से निगाह हटा ही नहीं रहा था। तो बस मेरे को है ना पूरा एहसास, और उसी समय पे आया है गया जिस समय पे सोनम ने उसके साथ गलत करवाया था। 2:42 पे उसका जन्म हुआ है गया और 11 के दिन आया और डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। मतलब क्योंकि उसको आना था, वो तो मतलब अपने आने के लिए ऐसा कर रहा था और वो ऐसा देख रहा था कि मम्मी मैं ही हूँ, मतलब तुम इतना वो टेंशन मत लो कि आपको ऐसा लग रहा है। तो मैं उससे बातें करूँ तो वो इतने ध्यान से देखता है। और किसी की भी बातें कर रहे थे ना, मैंने बोला देख भैया आया, तो है ना जैसे विपिन आया तो मैंने बोला देख भैया आया, तो वो ऐसे करके देखने लगा। आँख खोलनी पूरी, सो रहा था, आँख फटाफट खोल लेता है गया मतलब। और उसमें पूरे गुण राजा जैसे लग रहे हैं। उसको है ना निशान आया है गया कपार पे, जैसे इन लोगों ने उसको मारा था ना, तो जैसे पीछे से वार करा था तो आगे जैसे नोक लग जाती है, तो उसके कपार पे है ना ऐसा खरोच आई है और उसकी नाक के यहाँ भी खरोच आई। 11 का भी कुछ बता रहे हैं आपकी, 11 के दिन पैदा हुआ है और 11 के दिन राजा का कुछ। 11 के दिन राजा की हत्या करवाई थी सोनम ने, मतलब वो लड़के उनके साथ मिलके, और 11 के दिन ही राजा का जन्म हुआ। क्योंकि 1:40 को मैंने बात करी थी और 2:42 तक इसने उसका काम तमाम कर दिया था और 2:42 पे उसका जन्म हुआ। जी, जहाँ पर डिलीवरी हुई वहाँ पर राजा का फ़ोटो भी रखा है आपने, आप फ़ोटो का भी कुछ बता रहे हैं? राजा का फ़ोटो रखा है क्या? राजा की फ़ोटो लेके गए थे हम कल, जैसे अस्पताल लेके गए थे ना उसकी भाभी को, तो हमको मतलब पूरा एहसास था कि राजा ही आएगा अपने हाथ। हम उसकी फ़ोटो लेके भी गए थे और हम वो फ़ोटो तरफ देखते और फिर वो बच्चे तरफ देखते, तो सेम है ना, राजा जैसा लगता है क्या। बचपन का फ़ोटो राजा का और बच्चे का सेम ही? हाँ सेम ही है, उसकी आंखें भी वैसी की वैसी हैं और जैसे अपन को देखता ना तो वैसा के वैसे ही देखता। और चेहरा उसका लाल एकदम से, जैसे राजा बचपन में लाल था ना, तो ये बच्चा भी पूरा लाल के लाल ही है। हाँ देखिए, जिस टाइम पे मैं राजा को वहाँ से जब लेके आया था, मैंने 4 तारीख दिन इंदौर लेके आया था मैं 4 जून के दिन, तो उसके करीब 4-5 दिन बाद जो है मुझे कामाख्या मंदिर जो है वहाँ के जो पंडित जी जो है उनका फ़ोन आया था। विपिन बोले आपके घर में किसी का बच्चा रुक जाएगा अभी, तो गिराना मत उसको, बोले राजा रिटर्न लौट के आएगा बोले वो। तो वो वैसे मैंने उनकी सही साइड हुई है और आज राजा जो है रिटर्न लौट के आया है। और जिस दिन राजा को मारा था उनने उस दिन भी 11 थी और कल भी 11 थी, और जो समय था मारने का उसका, और जिस टाइम राजा के मैंने प्राण निकले थे उस टाइम पे वो भी 2:42 कुछ प्राण निकले थे उसके। और कल जब राजा का जन्म हुआ डबल से, तो उसमें भी वही समय वही निकला है। जी, जो फ़ोटोज़ आपने अस्पताल में बच्चे को भी देखा, आप ये बता रहे हैं कि उसके सर पे निशान है, नाक पे निशान है, वहीं पर ही राजा को भी लगी थी? नहीं देखिए, इस पर सिर पे निशान दिख तो रहा है, सिर पे जो कल बच्चा हुआ ना उसके सिर पे निशान दिख रहा है वैसा है। बाकी अभी निशान डॉक्टर से पूछेंगे हम लोग तो निशान है कैसा ये रहा। जो राजा रघुवंशी जी के हत्यारे हैं उनके लिए क्या सज़ा की मांग करते हैं आप लोग? देखिए, हम लोग तो कोर्ट से एक ही मांगते हैं, तो इन लोगों जैसे कि जिस प्रकार से जो केस चल रहा है उसमें है, इसको फास्ट ट्रैक में लाते का भी है, तो जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिल सकती है। इंदौर पुलिस ने नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां सूचना मिली थी कि एक कार में भारी मात्रा में शराब तस्करी की जा रही है। पुलिस ने कार को रोककर चालक शुभम को गिरफ्तार कर लिया है, जहां सावेर का रहने वाला है। तलाशी के दौरान उसके पास से 13 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसमें देसी और अंग्रेजी शराब शामिल है। कुल जब्त शराब की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शराब कहां से लाई गई थी और किन तक सप्लाई की जानी थी। इस कार्रवाई से शहर में नशे की तस्करी पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई की जा रही। इसी तरह में थाना लसूड़िया को सूचना मिली कि अलौत पड़ा पर कुछ लोग शराब सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर से तत्काल सूचना मिलने पर मुखबिर की इनके द्वारा घेराबंदी की और i20 कार को रोका। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 8 पेटी देशी शराब और 3 पेटी अंग्रेजी जो बियर
होती है। कुल मिलाकर 11 पेटी शराब मिली जो 108 लीटर थी और आरोपी का नाम शुभम चौधरी था जो कि सांवेर का रहने वाला है। इसको फिलहाल एक्साइज एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें कुल मिलाकर जो 108 लीटर शराब जब्त की गई है, i20 गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। जो अवैध शराब समेत i20 की कीमत जब्त मसरू का जो है 5 लाख रुपए से अधिक है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से लेकर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर के छोटा बांगड़दा स्थित नंदबाग क्षेत्र में बीजेपी नेता जसराज मेहता पर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर उसे फर्जी नोटरी के जरिए बेचने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 8 एकड़ जमीन क्रय की थी और कॉलोनी विकसित कर रहे थे, लेकिन जसराज मेहता ने लगभग 35,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर उसे प्लॉट में बांटकर बेच दिया। पीड़ितों ने बाणगंगा थाने और अनुविभागीय अधिकारी के पास शिकायत की है, लेकिन कई सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विवाद में 40 से अधिक मकान प्रभावित है। शिकायतकर्ताओं ने खसरा क्रमांक 265/7/8/9/10 की जानकारी बोर्ड पर लगाई है, जिसका मालिकाना हक संदीप यादव, आनंद कश्यप, प्रभाकर राय, आनंद जायसवाल, महेंद्र सिंह सोलंकी को बताया गया है। साथ ही क्षेत्रवासियों के मकान निर्माण न करने की चेतावनी भी दी गई है। पीड़ित अब कलेक्टर, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्रीय निवासी भी परेशान है क्योंकि उन्होंने वर्षों से यहां रहकर टैक्स भरा है और अब उन्हें पता चला कि उनके मकानों का प्लॉट असली मालिकों के अधिकार में है। 8 एकड़ जमीन क्रय की गई थी, जिसमें हम लोगों द्वारा एक रजिस्टर्ड कॉलोनी श्री रणजीत आनंद धाम विकसित की गई। हमारी कुछ जमीन पर यहाँ के अवैध कॉलोनाइजर जसराज मेहता द्वारा अवैध कब्जा कर हमारी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट जमीन 1 एकड़ से ऊपर अवैध कब्जा कर गरीब लोगों को ठग कर उसे नोटरी बनाकर विक्रय कर दिए हैं। यहाँ पे लगभग 35-40 मकान बन चुके हैं। हमारे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी यहाँ पे आवेदन किया गया है एवं संबंधित थाना बाणगंगा में इसकी शिकायत की गई। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी जो विक्रय हमारी स्वयं की जो जमीन है वो हमें वापिस दिलवाई जाए। क्या बोल रहा है जसराज मेहता? ये कहता है कि वो जमीन उन्होंने विक्रय नहीं की, ये जमीन हमारे द्वारा विक्रय नहीं की गई, जबकि ये सारा फ्रॉड उनके द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा यहाँ पर एक नोटरी बनाई जाती है जो उनके घर में स्वयं बनाते हैं। वो जो आदमी 2018 में अगर प्लॉट खरीदता है तो उसको 2008 की नोटरी बना के देते हैं, नकली स्टाम्प होते हैं, स्वयं नोटरी की साइन करते हैं और इनके ऑफिस से यहाँ पर पेमेंट प्राप्त कर यहाँ पूरी लगभग 100 एकड़ में इन्होंने अवैध कॉलोनी डेवलप की है, जिसमें रेगुलर ये फ्रॉड सालों से करते चले आ रहे हैं। क्या कोर्ट में भी इशारा देंगे? कोर्ट से क्या निर्णय हुआ? कोर्ट से अभी पूरी जमीन पर स्टे लगा हुआ है, तो हमारे द्वारा जिन जिन लोगों को सूचित किया गया है उन लोगों से निवेदन किया गया है कि अभी यहाँ पे जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता है एसडीएम कोर्ट का, तब तक कोई निर्माण ना करें। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जिन लोगों ने उक्त प्लॉट खरीदे थे उन्होंने मकान भी बना लिए, लेकिन अब उन पर मुसीबत आन पड़ी है। क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और नगर निगम का टैक्स भी दे रहे हैं। बीजेपी नेता एवं कॉलोनाइजर जसराज मेहता द्वारा हमें ये कहकर प्लॉट दिए गए थे कि जमीन में किसी तरह का कोई झमेला नहीं है, लेकिन इतने वर्षों बाद आज यह हमें मालूम पड़ा है कि जमीन किसी और की है। अब क्या वो तो उन्होंने नोटरी बना दी, रसीद दे के अभी मेरे पास रसीदें हैं। खरीदा था आपने 10 साल पहले, 10-15 नोटरी आपके नाम की बना के दी उन्होंने? तो आप नोटरी उन लोगों ने बोला है कि मतलब ये कॉलोनी रजिस्ट्री वाली में आ रही है, 20 साल से रह रहे हैं और आज हमको ये समझ और इतने दिन से नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं ना। हमको बोला गया कि नोटिस मतलब 2008 में हमने प्लाट लिया था, जब से ये कहाँ थे। अब आपको पता पड़ा कि अवैध? हाँ, अब आपको पता पड़ा कि अवैध कॉलोनी है। तो कौन सी कॉलोनी? जी नंदबाग कॉलोनी 17 नंबर गली में रहता हूँ सर। और जो अभी कल के रोज मेरे को नोटिस मिला है। क्या नोटिस मिला? नोटिस मिला है कि ये जमीन हमारी है, हमने किसी मतलब नंदबाग काउंटर मेहता जी से ली थी और आज 20 साल बाद हमको ये पता पड़ा, तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं? तो हम मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप हमारे लोगों को न्याय करें। हमारे को कम से कम 22 साल हो गए यहाँ पर, 22 साल तक हमारे को कोई ऐसा नहीं लगा रहा था कि कुछ होने वाला। और हमें थोड़े दिन पहले यहाँ पर थोड़े बहुत मकान थे जो बनने वाले थे, उसमें हमारे को बताया था कि यहाँ से पूरा निराकरण हो चुका है, आपका कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद अब हमारे को पता लग रहा है, ये आए सब जने बोलने के लिए कि अब ये तुम्हारा अनलीगल है और
इस चीज पे हमारे को कुछ निराकरण मिले, हम ये सोचना चाहते हैं कि सबको निराकरण मिले, हमारे सभी भाई को, और सभी को ऐसी सुविधा मिले कि कोई टेंशन ना हो। यहाँ पे 10 से 12 साल से रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ नंदबाग के जो ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वालों की तरफ से हमने ये नौकरी पे काम हुआ था वो लिए थे, उनको पैसे दिए हैं। उस टाइम में क्लियर बोला गया था किसी प्रकार कोई लफड़ा नहीं है। बीच में एक दो बार ये बातें उछली है तो वहाँ पे बोला गया कोई लफड़ा नहीं है, आप बेफिक्र होकर रह सकते हैं। लेकिन आज चलते हुए ये सब चीजें सामने आ रही है तो हम लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं न्याय मिले, और हम लोग जो है उनके खिलाफ, जिनसे हमने लिया है उनके खिलाफ जाना चाह रहे हैं। किससे खरीदा था ये? ऑफिस वाले हैं, चंदर करके हैं, जिनसे हमारी डील हुई थी। कोई ब्रोकर है, चंदर करके है। हाँ जी, जसराज मेहता जो है उनकी जमीन है, लेकिन बीच में जो दलाल है, दलाल लोगों से हमारी बात हुई थी, डायरेक्ट जो जमीन वाले उनसे बात नहीं हो पाई हमारी। हालांकि मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। देखते हैं न्यायालय का क्या फैसला आता है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पता चला है कि यह घटना 15,000 रुपए के लालच में कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी युवक अजय और घटना करवाने वाली महिला मनीषा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। महिला ने बताया कि उसकी बेटी की शादी फरियादी कपिल के छोटे भाई से तय हुई थी, जिससे वह नाराज थी और इस कारण उसने घटना की साजिश रची। विजयनगर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। दोनों पर आगजनी और षड्यंत्र का मामला दर्ज किया गया है। घटना से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता भी बनी हुई है। थाना विजयनगर में 16/3/26 को एक घटना हुई थी, जिसमें रात्रि में जो कपिल चौहान की रिपोर्ट लिखाई गई थी। रात्रि में उनकी गाड़ी जो वैगनआर 4 व्हीलर बाहर खड़ी हुई थी, उसमें अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आगजनी कर दी गई थी। इस पर से थाना विजयनगर में FIR रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें लगातार 350 CCTV फुटेज और टेक्निकल और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपी की पहचान की गई, जो कि आरोपी का नाम अजय चौहान देवास का रहने वाला था। उसको रंजन रूप से गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये कार्य करने के लिए उसको मनीषा अग्रवाल नाम की जो युवती है उसके द्वारा ये घटना करने के लिए उसको 15,000 रुपये का ऑफर दिया था। साथ में फिर मनीषा से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया, क्योंकि उसके भाई जो रिश्ता था, उसके छोटे भाई के यहाँ रिश्ता होना था उसके परिवार से, वो नहीं हुआ, तो इस बात से चुप होकर उसके द्वारा ये घटना कराई गई है। पूर्व में जो फरियादी है उसकी बाइक भी चोरी करने की घटना करा चुकी है। तो इस पर से थाना विजयनगर में दोनों ही आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के साथ ही आयकर रिफंड, करेक्शन और रिटर्न के नाम पर साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर इंदौर पुलिस ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के अनुसार ठग आयकर विभाग के नाम से फर्जी कॉल, SMS और ITR पेंडिंग जैसे मैसेज भेजते हैं। इसके बाद OTP, बैंक डिटेल या पैसे की मांग की जाती है। एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि आयकर विभाग कभी भी फोन पर OTP या बैंक जानकारी नहीं मांगता है। नागरिकों से अपील की गई है कि ITR से संबंधित सभी कार्य केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करें। यदि कोई संदिग्ध कॉल या मैसेज प्राप्त होता है तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें या साइबर क्राइम के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस ने कहा है कि साइबर ठगों से सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, ये निश्चित रूप से ये इसमें इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग और इस समय IDR भरा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो साइबर फ्रॉडस्टर है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है। इसमें कई कंप्लेंट्स क्राइम ब्रांच में भी आ चुकी हैं। इसमें इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि आपके पास या तो व्हाट्सएप कॉल आएगा या जो एक नॉर्मल कॉल आएगा, और उसके बाद आपको ये बोला जाएगा, या फिर SMS भी आएगा और ये SMS में ये बताया जाएगा कि आपका IDR अभी तक लंबित है। अगर आप कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। और इस तरह के कोई कॉल आते हैं आपके पास कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपका IDR अभी तक नहीं भरा गया है, ऐसी स्थिति में आप इस नंबर पर संपर्क करें, अपना IDR भरें। फिर आपको एक लिंक देंगे और जैसे ही आप उसको लिंक पे जानकारी भरने जाएंगे तो आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाएगा, या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाएंगे। तो इस पर से क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, डिजिटल एडवाइजरी जारी की। आज के इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।